नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता झा। खबरों में शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। आपको बता दें कि महाकुंभ प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए भंडारा किया जा रहा है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर राजेंद्र मिश्रा, बीजेपी महानगर अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं द्वारा कई स्थानों पर महाकुंभ प्रयागराज में आ रहे श्रद्धालुओं के लिए सेवा सहयोग शिविर चलाया जा रहा है। सेवा सहयोग शिविर स्थलों पर श्रद्धालुओं के विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। इससे प्रयागराज से लौटने वाले लाखों श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। बीजेपी ने भक्तों के लिए सिविल लाइंस चंद्रशेखर आजाद पार्क के सामने सेवा सहयोग शिविर में भव्य भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें अलग अलग शहरों से लाखों श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रशंसा भी की। मैं हूं इस वक्त प्रयागराज संगम नगरी में। जी हां, जहां पे आस्था की डुबकी लगाने लोग अभी भी चले आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि ये भीड़ देखिए, लोगों का हुजूम देखिए, जो लगातार आज का दिन है, आज की डेट जो है 18 फरवरी है, पर लोगों को ये था कि जो यहाँ पे भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लोगों का हुजूम आ रहा है। तो लोग पैदल भी चल के आ रहे हैं, लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, और लोगों जो दूर दूर से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, इस महाकुंभ में लगाने आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं, उनके लिए जो यहाँ की जनता है, और मैं दिखाता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार यहाँ भंडारा करवा रही है और लगातार लोगों को जो प्रसाद यहाँ पे दिया रहा है। क्योंकि जो राहगीर आ रहे हैं वो भूखे प्यासे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वेच्छा से जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार यहाँ भंडारा कर रहे हैं, और वो लगातार भंडारा करके लोगों को यहाँ प्रसाद। पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि लोग देखिए जो प्रसाद बांटा जा रहा है, किस तरह प्रसाद बांटा जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है, लोग कितनी दूर से पैदल चल के चले आ रहे हैं, और दिखाना चाहता हूँ किस तरह से प्रसाद बांटा जा रहा है। और मैं बात करना चाहता हूँ उनसे जो प्रसाद वितरण करें। बताइए किस तरह प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कि क्या है पूरा और कितने लोग कर चुके हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा समर्पण सहयोग के यह कैंप लगा है। महाकुंभ में आने वाले तीर्थालु, श्रद्धालु और भक्तजनों का भारतीय जनता पार्टी प्रयाग की धरती पर गंगा जमुना सरस्वती के इस तट पर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए यहाँ पे प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और क्षेत्र के निर्देश पर भाजपा महानगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे लगातार प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के चाय का वितरण, चाय, लाई, गुड़ और चना, उसके बाद भोजन, पूड़ी, सब्जी, तहरी, इस तरह की व्यवस्था लगातार कई दिनों से प्रयाग महानगर के हर क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह परमानेंट कैंप आपके राम वाटिका के बगल में सामने जो है कंपनी गार्डन है, उसके सामने यहाँ पर कम दसों हजारों लोगों को निःशुल्क प्रसाद वितरण भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ताओं द्वारा, अपने सुपुत्रों द्वारा यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। और इसमें अपने समाज के लोगों का, पार्टी के लोगों का, सबका आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त है, और यह लगातार महाशिवरात्रि तक चलेगा। मैं यहाँ पर आने वाले देश के कोने कोने से सभी तीर्थालु और भक्तजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितना भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा बन सकता है, उतना पूरी तरह से पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, हमारा शुभचिंतक और समर्थक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आने वाले लोगों की सेवा में समर्पित है। तो देख सकते हैं जिस तरह से यार इन्होंने कहा कि लगातार भंडारा चल रहा है और लोग बड़े उत्साह। अब मैं और भी कार्यकर्ता हमारे साथ देखिए लगे हुए हैं, जो लगातार भंडारा करवा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं लोगों को, लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। लगभग रोज यहाँ पे बताया उन्होंने कि 10,000 लोग से करीब 20,000 लोग करीब यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, और ये भंडारा लगातार चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार भंडारा कर रहे हैं। मैं कुछ लोग से पूछना भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भोजन करने आए लोग कहाँ से आए, कैसे? जी आप बताइए कहाँ से आप आएंगे? यादपुर से आए, गुड़गांव। हरियाणा चाची। हाँ, तो यहाँ पे जो व्यवस्था है, भोजन पानी कैसा लगा? ठीक था कि नहीं? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ, ठीक है। और हमारे साथ और भी कार्यकर्ता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जी, और भी पूछता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से। तो कैसा लगा जो व्यवस्थाएं थी, इंतजाम तो सुने, क्या कहना बहुत चाहेंगे? अच्छा, योगी और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है जी बहुत सारी सुविधा दे रखी है। जी। हाँ, आने जाने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जाम है पर थोड़ा लगातार चलता रहता है, एक जगह नहीं रुकन पाते। हाँ, बहुत अच्छा है, आकर बहुत खुशी हुई। तो आप देख सकते हैं कि जी और भी आवे, देखें आके।
तो देख सकते हैं लोगों का जो उत्साह है अंदर वो लगातार उत्साह बना हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि जो कहा जा रहा था यहाँ भीड़ भाड़ है, उसके बाद भी लोगों का जो सैलाब है, जो आस्था की डुबकी लगाने इस कुंभ में आ रहे हैं, वो लगातार चले आ रहे हैं, अपने सर पे गठरी बांधे चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं। और वही जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी लोकल थी, उन्होंने इंतजाम भी किया है, भंडारे इंतजाम किया, लगातार 10 से 15 हज़ार से लोगों को यहाँ रोज भोजन करा रहे हैं। और ये लगातार जो व्यवस्था है वो कुंभ से ही चालू है। तो देख सकते हैं कि लोग आस्था डुबकी लगाए जा रहे हैं, साथ में उनको दिक्कतें जो भी हो रही थी खाने पीने लेके, वो भी जो यहाँ की लोकल पब्लिक है, जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने व्यवस्था किया है। पवन उपाध्याय, सुदर्शन न्यूज चैनल, प्रयागराज। अब बात करेंगे सीतापुर की। आपको बता दें कि सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। बता दें कि जिहादी लगातार हिंदू युवती और महिलाओं को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं, जहां सीतापुर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं रेप पीड़िता ने बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के मानपुर थाना क्षेत्र में हिंदू महिला के साथ गैंगरेप के मामले में नई जानकारी सामने आई है। इस पूरे मामले में एक विधवा हिंदू महिला को मारूफ नामक युवक ने अपना नाम समीर शुक्ला बताकर पहले हिंदू होने का झांसा दिया, फिर उसके साथ संबंध बनाकर उसको मंदिर ले जाकर हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर अपनी पहचान छुपाए रखी। उसके बाद जिहादी ने अपना अगला पैतरा दिखाया। मारूफ उर्फ समीर ने पीड़िता पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और जब महिला द्वारा धर्मांतरण करने से मना किया गया तो मारूफ और उसके परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी। साथ ही मारूफ और उसके परिजनों ने महिला के साथ बलात्कार भी किया। अपनी आप बीती बताते हुए पीड़िता भावुक हो गई। प्रदेश की योगी सरकार में जहां एक और महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, वहीं सीतापुर पुलिस की लापरवाही स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में सामने आ रही है। जी, मैं एक शादी में गई थी। वहाँ पे हमारी और समीर की मुलाकात हुई। मतलब उसने बताया कि मेरा नाम समीर शुक्ला है। फिर धीरे धीरे हमारी उसकी बात होने लगी। मैंने अपना नंबर दे दिया भाई कि चलो हमारे साथ मतलब रिलेशन में है, शादी में आया है, तो मैंने अपना नंबर दे दिया। फिर उसके बाद में हमारी इसकी बात होने लगी। फिर धीरे धीरे करके ये बोला कि चलो शादी कर लेते हैं। मैं बोली चलो ठीक है। उसके बाद ये मुझे लेके गया बिस्वा शिवाला मंदिर, पत्थर शिवाला मंदिर। वहाँ पे इसने मुझसे शादी की। शादी करके ये मुझे लखनऊ ले गया। लखनऊ में इसने मुझे 15 दिन तक रखा होटल में। उसके बाद मुझे अपने घर लेके आया, बखरिया लेके आया। तो मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। जब मैंने उसका विरोध किया कि भाई तुम तो मुस्लिम हो, तो बोले कि ठीक है, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं है, अब तुम कहाँ जाओगी, तुम यहीं पे रहो। तो मैं रहने लगी धीरे धीरे। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म छोड़ो भाई, हिंदू धर्म छोड़ो। मैं बोली कि भाई मैं हिंदू धर्म नहीं छोड़ूंगी, मुझे मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। उसके बाद में इन्होंने मुझे मार पीट, दुनिया का मतलब नौटंकी बवाल करने लगे। इनके भाई लोग जो हैं, उन्होंने जब कहा धर्म परिवर्तन करो, मैं बोली कि भाई मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी। उसके बाद में इनके भाइयों ने, दोनों ने मिलके मेरे संग शारीरिक संबंध बनाए ज़बरदस्ती, बिना मेरे इजाज़त के। उसके बाद क्या किया आप वहाँ से कैसे निकली? वहाँ से मैं, जब इन्होंने मारा पीटा, इनके भाइयों ने, दोनों ने मेरे संग शारीरिक संबंध बनाए, तो मैं वहाँ से निकल के आई सीतापुर। मम्मी से मिली, अपने मम्मी से मिली। मैं थाने गई, थाने वालों ने मुझे भगा दिया, बोले खैराबाद जाओ। खैराबाद वालों ने भगा दिया कि भाई मानपुर जाओ। फिर मैं आई सीतापुर। यहाँ से मैंने कोर्ट से जो है केस किया। जब केस किया तो केस करे कितना समय हो गया? 7-8 महीने हो गए हैं। अच्छा, ये थोड़ा क्या निर्णय लिया गया आपके लिए? उसके जो बड़े भैया हैं समीर के, वो तीन महीने पहले गिरफ्तार किए गए थे। और जो मेन मुलजिम है समीर है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। मुलजिम वो भी हैं, ऐसा नहीं है वो नहीं है, वो भी हैं बराबर उसके हकदार, लेकिन जो है समीर है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और टांटबाजी भी करता है, धमकी भी दिलवाता है कि मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? मुझे इंसाफ चाहिए बस। योगी जी से निवेदन है कि हमको इंसाफ दिलाएं। किस थाने का मामला है ये मानपुर थाने का है। ये एक्चुअल में मामला ये है कि एक मारूफ जो थे, मारूफ के द्वारा अपनी पहचान छुपा करके एक लड़की के साथ उसको धोखा दे करके उसके शादी की नाम अपनी पहचान छुपा करके, और उसी संबंध में एक मुकदमा कायम किया गया था कोतवाली के अंदर, जिसके अंदर अभी भी मुख्य अभियुक्त फरार चल रहा है। मुकदमा था 376D, 323, 504, 3/5
209/1 उत्तर प्रदेश धर्म विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम, और ये मुकदमा अपराध संख्या 209/24। ये मुकदमा लगभग लिखा गया है, ये 30 अगस्त के आसपास लिखा गया है। 21/8 को न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया था मुकदमा दर्ज करने के संबंध में, जिस संबंध में थाना मानपुर में यह मुकदमा लिखा गया था। तो अभी तक क्या गिरफ्तारी? अभी तक मुख्य अभियुक्त मारूफ की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसा कि पीड़िता के द्वारा मुझे कई बार बताया गया कि उसके द्वारा कई बार धमकियां भी दी जाती हैं और इंस्टाग्राम पर भी धमकियां दिलवाई जाती हैं, एक आईडी वीडियो कॉल करके, तरह तरह के व्हाट्सएप कॉल करके, मैसेंजर कॉल करके उसकी रिकॉर्डिंग की जाती, मतलब उसकी किसी भी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि ये डर जाए और पुलिस भी उस हिसाब से कोई कार्रवाई नई मानपुर की कर रही है। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे हम इस संबंध में न्यायालय के अंदर पुनः एक प्रार्थना पत्र देंगे कि इस मुकदमे की विवेचना पुलिस के द्वारा लापरवाही निश्चित रूप से बरती जा रही है, और जबकि सरकार का रवैया इस तरीके के अपराधों में, महिला के साथ हुए अपराधों में अति गंभीर है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मानपुर की पुलिस के द्वारा इस मामले में घोर लापरवाही की जा रही है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद की है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में श्रृंगी रामपुर में लगने वाले कांवड़ मेले का जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। वहीं श्रृंग ऋषि की तपोभूमि से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जल ले जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर, भिंड, एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, हरदोई, कन्नौज, बदायूं, शाहजहानपुर से श्रद्धालु आते हैं। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर दिए गए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और श्रद्धालुओं को होने वाली समस्या की जानकारी भी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। गोताखोरों की नाम, मोबाइल नंबर की लिस्ट बनाकर ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों के पास होनी चाहिए। मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, पीने के पानी के टैंकर, मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करने के जिला अधिकारी ने निर्देश दिए। गंगा घाट तक जाने वाले रास्ते को सही कराकर लाइट और बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने श्रृंग ऋषि के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। परंपरागत ढंग से इस महत्वपूर्ण मेले में जो जरूरी तैयारियां की जाती हैं उसी को एक्टिवेट करने के लिए हम सारे लोग आए थे, ताकि कोई कमी ना रह जाए और चीज़ें व्यवस्थित और बेहतर बनी रहे। मार्ग का जिस प्रकार से खस्ता हाल पड़ा हुआ है, तमाम सवाल उस पर उठ रहे हैं, किस प्रकार से ये अब व्यवस्था सुधारी जा सकती है? मार्ग देखिए, इसको व्यवस्थित चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए गवर्नमेंट में एस्टीमेट पेंडिंग है, तो उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ गड्ढे हैं, इस आयोजन के तैयारी के क्रम में उन गड्ढों को भर दिया जाएगा। अवैध वसूली का भी लगातार आरोप लगता रहता है, ऐसे में किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है? किसकी अवैध वसूली? मेले में दुकानदार जो दुकान लगाते हैं उन पर वसूली जो है, उनकी वसूली की जाती है। इन दुकानों का तो टेंडर ठेका होता है, वो निश्चित रहता है, उससे अधिक कोई यदि लेगा तो संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सिंगरापुर मेले में किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं रहता है, ऐसे में जिला पंचायत से इसमें ठेके होते हैं, ऐसा नहीं है, ठेके होते हैं। हाँ, उसमें जो रेट है उससे बाहर कोई कुछ करेगा, संज्ञान में आएगा, कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर यूपी के फतेहपुर से है। आपको बता दें कि फतेहपुर में गैंगस्टर हाजी रजा का शिलान्यासों पर लिखा नाम जिला प्रशासन पर हजारों सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि गैंगस्टर की मां नगरपालिका अध्यक्ष थी, लेकिन हर शिलान्यास पर मां के नाम के साथ लिखा है गैंगस्टर हाजी रजा का नाम। वहीं जिला प्रशासन पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है और चर्चा का बाजार गर्म नजर आ रहा है। तो वहीं जिम्मेदारों की आंख में बंधी पट्टी है, जो कि इमारत गिराने के बाद संपत्ति जब्तीकरण तक कार्रवाई सीमित है। गैंगस्टर हाजी रजा के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसी को लेकर गैंगस्टर की कई करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। आपने एक बार हमसे मौखिक ये प्रश्न किया था, तो मेरी दृष्टि गई, मैंने देखा कि जहां पर पूर्व की नगरपालिका परिषद की जो चेयरमैन नजाकत खातून फतेहपुर सदर की हैं, उनके नीचे बने हुए मार्गों पर, पक्की सड़कों पर जो पत्थर लगा, उसमें मैंने देखा कि प्रतिनिधि के रूप में नाम लिखा हुआ था हाजी रजा का।
तो मेरे मन में मेरा माथा ठनका। मैंने कहा ये तो ना तो संविधान में है, ना किसी कानून में, किसी तरह से ये किसी प्रतिनिधि का नाम पत्थर में नहीं लिखा जाता, ना तो वो जनप्रतिनिधि होता है, ना कोई सरकारी कोई व्यक्ति होता है। और एक बार सभासद होता है कि उस वार्ड में अगर मार्ग बना है तो सभासद का नाम तो लिखा जा सकता है, या नगर पालिका के शासी अधिकारी का नाम लिखा जा सकता है, या किसी। लेकिन इस प्रकार से जो ये षड्यंत्र के तहत नाम रोशन करना, नाम लिखा जाना, मुझे बड़ा शर्म आती है, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि जिला प्रशासन इतने बड़े अभियान को चलाया कि घर कुड़की हुई, उनकी जो उस व्यक्ति की जो जमीन थी वो सब अधिग्रहित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये दुर्भाग्य है कि हमने भी देखा कि नगर के प्रवेश के गेटों पर भी इसी प्रकार से पूर्व चेयरमैन का चित्र बना हुआ है। आज तक मैंने कभी किसी के उसमें नहीं देखा कि पूर्व में क्या होगा भाई। तो फिर बनाइए आप 10 साल 20 साल जो जितना जब से नगर पालिका फतेहपुर बनी सबके चित्र लगा दीजिए। तो मैं जिला प्रशासन से मेरा माथा ठनका, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से वार्ता किया इस पर कि भाई ये नियम के विपरीत है, ये लचर नीतियां जो है आपके जो अधीनस्थ अधिकारी है, एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका है, या एडीएम नगर पालिका न्यायिक देखते हैं, इनकी कभी दृष्टि नहीं जाती है। ये जनता जब कहेगी तब माना जाएगा क्या? तो ये जो सरकार है, ये एक यशस्वी मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रभक्त संत की सरकार है। इस पर किसी तरह की गफलतबाजी नहीं, नौकरशाही मत करो, और ऐसा तत्काल जो है ये हटाना चाहिए। ये सब चीजें, बोर्ड लगे हैं नगर प्रवेश के मार्गों पर, जो सीसी रोड या अन्य सब बने हैं, इस पर भी जो पत्थर लगे हैं, इस पर भी ऐसे व्यक्ति का नाम है, ये गलत है, निहायत गलत है। ये वार्ता मैंने जिलाधिकारी महोदय से कहा, उन्होंने कहा मैं 2-3 दिन में इसको तुरंत करता हूँ, कल ही संज्ञान में लेकर के मैं इस पर कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ। मैंने कहा इसको तुरंत करिए, ये चर्चा का विषय बना है समाज में भाई। इससे अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके स्तर से क्या किया जाएगा? ऐसा नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसा कैसे नहीं होगा? नियम से है, ये मेरा व्यक्तिगत इश्यू नहीं है, ये नियम का है, ये कानून का है, ये लाइन ऑर्डर का है। किसी अपराधी व्यक्ति का इस प्रकार से पत्थरों में नाम लिखा जाना, पत्थर सरकारी पैसे से बनता है, कोई व्यक्ति विशेष के पैसे से नहीं बनता है। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा जाना, ये उसी समय रोक देना चाहिए था। ये न्याय संगत नहीं है, ये कानून के उसमें आता है। नहीं लिख सकते आप चेयरमैन का, सभासद का नाम लिख सकते हैं। और जब ये गेट लगे हैं, इनको भी तुरंत हटाना चाहिए, वर्तमान चेयरमैन का नाम लिखा जाना चाहिए और चित्र होना चाहिए। प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है, इस पर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, पहली बात तो ना होने का प्रश्न नहीं उठता है, लॉजिक बात मैंने कही है, और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है और करेंगे। और नहीं करेंगे तो फिर अब ये तो अभियान मैंने कह ही दिया है कि नहीं करेंगे तो फिर जिला हमारा है, नगर हमारा है। जनपद फतेहपुर के नगर पालिका क्षेत्र में पूर्व चेयरमैन रही नजाकत खातून के बेटे हाजी रजा के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला प्रशासन ने ढेरों कार्यवाहियां कर दी हैं और संपत्ति जब्तीकरण का भी अभियान अभी भी चल रहा है। कई करोड़ की संपत्ति भी जब्त करी जा चुकी है। बात करें अपराध की तो 2 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर हाजी रजा के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं, लेकिन ऐसे गैंगस्टर की उस शिलान्यास पे नाम लिखा होना जिस पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रही नजाकत खातून के बेटे हैं हाजी रजा, उनका शिलान्यास पे नाम लिखे रहने से शहर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और कई ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर जिला प्रशासन की इस पर बात करें तो आखिर क्या कारण है कि जिला प्रशासन की नजर ऐसे गंभीर और संवेदनशील मामले पर भी नहीं जा रही है, जिससे चर्चा का बाजार गर्म है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस खबर को जिला प्रशासन संज्ञान में लेता है और संज्ञान में लेने के बाद क्या उन शिलान्यासों पे लिखा हुआ गैंगस्टर हाजी रजा का नाम
हटाती है, पुतवाती है, क्या कार्यवाही होती है? नई अपडेट में फिर आते हैं। मैं कैमरामैन राम बरन के साथ सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज फतेहपुर। अब बात करेंगे मिर्जापुर की। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने विंध्याचल का निरीक्षण कर ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि अटल चराहा व पेंटागर नाला के मंदिर जाने वाले मार्ग का भी जिलाधिकारी ने भ्रमण कर निरीक्षण किया। वहीं मिर्जापुर 17 फरवरी 2025 जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मां विंध्यवासिनी देवी के धाम विंध्याचल में श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी द्वारा पुरानी वीआईपी मंदिर परिसर का भी निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मंदिर परिसर की निरंतर साफ सफाई कराई जाए। मां का दर्शन करने के लिए कतार में लगे श्रद्धालुओं के समीप जाकर उनसे वार्ता की एवं कुछ श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन कराने हेतु पैसा मांगे जाने की बात कही गई, जिस पर उनके द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए धाम प्रभारी को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मंदिर परिसर में पंडा समाज द्वारा जारी परिचय पत्र सभी सदस्य अपने पास रखे तथा कोई भी पंडा समाज का सदस्य व अन्य कोई भी श्रद्धालुओं को अनावश्यक परेशान न करे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के पैसे से की मांग की जाती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि निरंतर श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जैसे पेयजल, प्रकाश, स्वास्थ्य आदि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि श्रद्धालु सुगमता पूर्वक दर्शन कर अपने गंतव्य को प्रस्थान कर सके। उन्होंने सभी सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देशित करते हुए कहा कि पूरे मेले क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पाई गई कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हनुमाना बॉर्डर के प्रयागराज बॉर्डर तक, सोनभद्र, वाराणसी बॉर्डर आदि सभी मार्गों पर वाहन जा रहे हैं। पूरे मार्गों पर मैपिंग की गई है जहां पर लेनिंग और ट्रैफिक इक्विपमेंट का प्रयोग करके डायवर्जन अथवा अन्य सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व व अन्य विभागों के अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वाहन कहीं पर रुके न और निरंतर ट्रैफिक व्यवस्था सुगमता पूर्वक संचालित होती रहे। इसके पूर्व जिलाधिकारी द्वारा अटल चराहा व पेंटगरा नाला से मंदिर जाने वाले मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में जाम न लगने पाए। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट विनीत कुमार उपाध्याय, अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र कालू सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विंध्यवासिनी के धाम में बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस महान दर्शन कर चुके हैं और 70 लाख से अधिक वाहनों का जो आवागमन है वो हमारे जनपद से हो चुका है। निरंतर श्रद्धालुओं और वाहनों का आवागमन जारी है। इनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, ट्रैफिक की सुगम संचालन की व्यवस्था, स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रकाश इत्यादि सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है और सभी श्रद्धालु बहुत अच्छे से आकर दर्शन कर मैम जा रहे हैं। आपके द्वारा विंध्याचल का निरीक्षण किया गया, कुछ कमियां भी पाई गई क्या? सभी सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और मेरे द्वारा निरंतर जो है भ्रमण किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था न हो और श्रद्धालुओं को जो है सुगम दर्शन प्राप्त। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। आपको बता दें कि यूपी के मथुरा भारतवर्ष में गौ वंशों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे गौ रक्षा दल भारत की टीम मथुरा ने एक बार फिर मथुरा के प्रतिबंधित क्षेत्र सुखदेव नगर में मांस बेचने आई एक मांस से लदी खड़ी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है जिसमें से खून तक बह रहा है, जिसे पकड़ने से पहले टीम के सदस्यों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और गाड़ी को थाना कोतवाली ले जाकर आई। वहीं मौजूद गौ रक्षा दल भारत और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर कृष्णा चौधरी, ललित शर्मा माहिर, प्रकाश राजपूत, अभिषेक चतुर्वेदी, विष्णु चौहान, गोविंदा ने बताया कि विगत कई दिनों से वह अपनी टीम के साथ ऐसी कई गाड़ियों को पकड़ चुके हैं और ऐसी ही एक और सूचना पर उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर एक कार्रवाई की है। यह पूछने पर कि क्या यह गौ मांस है तो उन्होंने बताया कि मांस चाहे किसी भी जानवर का क्यों ना हो, प्रतिबंधित क्षेत्र में बेचना व लाना सख्त मना है, लेकिन इसके बावजूद भी इन क्षेत्रों में इस तरह का नियम विरुद्ध काम किया जा रहा है। उनके प्रशासन से मांग है कि इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आज सुबह 5 बजे करीब हमारे भाइयों के द्वारा रात्रि में नाका दिया जा रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर UP 85 CT 6421
उसकी सूचना हमारे भाइयों को मिली, जिसका पीछा करने पर ये गाड़ी जो है दिल्ली से आ रही थी मांस को लेकर के, और ये जन्मभूमि क्षेत्र में पकड़ी गई थी। वहाँ पकड़े जाने के बाद में जब भाइयों ने इसकी गाड़ी की तलाशी ली तो इसमें से मांस उनको प्रतीत हुआ, जो कि गाड़ी में से खून टपक रहा था। उस खून को देखने के बाद में जब तलाशी ली गई तो इसमें हैंगिंग पे कई सारे जो है मांस के बड़े बड़े टुकड़े लटके हुए थे। सूचना 112 को भाइयों के द्वारा दी गई। वहाँ मौके पर 112 आई। 112 यहाँ कोतवाली में गाड़ी को और इसके जो चालक है उसको साथ लेके आई है। सभी गौरक्षकों के द्वारा प्रशासन को तहरीर लिख के दे दी गई है और उचित से उचित, कठोर से कठोर कार्रवाई करने की हम मांग करते हैं। प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है। खास सुरक्षा विभाग को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में मीट लाया जा रहा है, अवैध रूप से मांस लाया जा रहा है। उसकी सूचना पर हमारे खास सुरक्षा विभाग की टीम मौके पे आई हुई है। तो ये एक रसीद दिखा रहे हैं भैंस के मीट की। तो ये और जो कागज़ दिखाने पे जो है दिखा रहे हैं, एक लाइसेंस दिखा रहे हैं खाद्य विभाग का, जिसकी जांच कराई गई तो पता चला ये निरस्त जो है पुराना लाइसेंस है, जो निरस्त किया जा चुका है पूर्व में। उसकी आड़ में ये था, तो इन पे ये जो है कूट रचना का इन पे केस बनेगा। और ये मीट भैंस का है या किस जानवर का है, इसकी पुष्टि जो है, इसका सैंपल लिया जाएगा वेटनरी डॉक्टर द्वारा, तो उसकी होगी। फिलहाल इसके ऊपर जो है खास सुरक्षा मानक अधिनियम की जो धाराएं हैं अवैध रूप से कारोबार करने की, उसका जो है होगा, चालान किया जाएगा उसमें। और पुलिस अपनी सुसंगत धारा में भारतीय दंड संहिता में उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सर, देखा जाए कि कुछ दिन पहले भी वो प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस की विक्रेता चल रही थी, कुछ दिन पहले भी पकड़ा गया था उन्हीं के द्वारा, जो अब की बार जो मांस बेचने की कोशिश कर रहे हैं। करीबन 3 महीने पहले भी उन्हीं के यहाँ से मांसपेशी पकड़ा गया था, जिंदा भी पकड़ा गया था, पैसा मृत्यु हालत में भी मिला गया था। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आप मामला बता रहे हैं, देखिए मैं भी जनपद में नया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है पहले क्या हुआ था। जब से मैं आया हूँ यहाँ पे जनपद में, तब से लगातार जो अवैध रूप से कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं और जो भी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई है वो सब की जा रही है मेरे संज्ञान में। और अभी ऐसा कोई मामला नहीं आया जो आप बता रहे हो, जानकारी हो सकता है मेरे आने से पूर्व करा हो। फिलहाल अभी एक और सूचना जो अभी मिली थी 4 दिन पहले, उसमें भी हम लोगों ने दुकान बंद करवा दी है और उसमें भी उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की है। ये पुराने लाइसेंसों को लेके मांसपेशी के विक्रेता कर रहे हैं, उसके बारे में और कुछ 2 बातें। देखिए, ये जो लाइसेंस होते हैं पोर्टल से ऑनलाइन जारी होते हैं, स्वतः जारी हो जाते हैं। उसमें अगर मीट की कैटेगरी ये लोग छिपा लेते हैं तो ये अवैध तरीके से उसमें मीट की कैटेगरी नहीं डालते हैं, मांस नहीं डालते हैं और अंडा या उसको कुछ अनप्रिपेयर्ड फूड दिखा करके ये लाइसेंस ले रहे हैं उसकी आड़ में। तो ये सब ये कूट रचना है, इसके खिलाफ हम लोग जो है जांच कर रहे हैं और जो भी पाए जा रहे हैं उन सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। बताते हैं कि नहीं, हमने तो फ्रूट विभाग से लाइसेंस ले रखा है, अब हमको नहीं, तो उसमें भी उसमें फूड विभाग ने किस चीज़ का लाइसेंस दिया ये भी देखना चाहिए। पुलिस भी जांच इसकी कर रही है, विभाग के लोग भी जांच कर रहे हैं। आपने जिस कैटेगरी में लाइसेंस लिया है उस कैटेगरी में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो धोखाधड़ी का केस बनता है आपके ऊपर, हम उसके ऊपर आप पे चालान करेंगे। करीब कितना वेट पाया गया है इस गाड़ी में, कैंटर पकड़ी गई थी? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है गाड़ी के अंदर कितना है। इसकी एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर एक BSA रोड पर पड़ता है, जहाँ पे ये गाड़ी प्रतिदिन मांस खिला करके चली, में से ब्लड निकल रहा है। तो हमने तुरंत ये देख करके प्रशासन को अवगत कराया। 112 जब हमने डायल करा तो प्रशासन वहाँ तत्काल रूप से पहुँचा। प्रशासन ने जब देखा कि वहाँ ब्लड है तो जो हमें जो शक था कि इसमें मांस आता है वो हकीकत में बदल गया। जब वहाँ पकड़ने के बाद में प्रशासन अवगत हुआ तो वहाँ पे एक पूरा माहौल सा बनने लगा, वहाँ लोग सारे एकत्रित हो गए और 2 भाई भी आए थे, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, एक लंबे से थे, अपने आप को एडवोकेट बता रहे थे और एक और थे जो अपने आप को न्यूज़ के पत्रकार भी बता रहे थे। तो मैंने कहा, भैया आप न्यूज़ के पत्रकार हो? एक बात, पत्रकार महोदय जी के कहा पत्रकार जरूर हो, तो पत्रकार महोदय जी थोड़ा ना कहा प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस बिकवा हुए वगैरह, इसके कागज़ देखिए, ये देखिए। भाई कागज़ देखने के बाद भी अगर प्रतिबंधित क्षेत्र में, जब उत्तर प्रदेश सरकार के जो आदेश हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस नहीं बिकाएगा, उसके बाद भी आप ये बेच रहे हो और उसके बाद भी
मतलब दिन पे दिन हम प्रतिदिन छापे पड़ रहे हैं, कहीं ना कभी कहीं पकड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला भी पकड़ी गई थी हाईवे थाने क्षेत्र में, उसके बाद भी ये बाज नहीं आ रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से ही निवेदन है, इसकी विवेचना कर जो इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त। जब गाड़ी पकड़ी गई थी तो गाड़ी बंद थी या क्रय विक्रय हो रहा था? मैं आपको बताऊं, पहले जब हमने उसमें जब एंट्री करी थी, हमारे 2 भाई गए थे, उसमें 3 व्यक्ति वहाँ पे खड़े हुए थे। 3 व्यक्ति खड़े हुए थे। जब वो अंदर गए थे तो अंदर से जब रिटर्न होके आए हैं, उनके साथ में वो तीनों व्यक्ति बाहर आए थे। वो तीनों व्यक्ति उनके साथ में बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद में वो व्यक्ति, जब हमने 112 बाहर कॉल, गली से बाहर आके जब हमने कॉल करी है, उसके बाद में वो व्यक्ति हमें नहीं दिखे। ये जो ड्राइवर हैं ये भी बहुत देर बाद लाए गए हैं। गाड़ी कहाँ से पकड़ी है? ज्योति नगर का नाम ले रहे हैं और सुखदेव नगर। सुखदेव नगर में ही अंदर बिल्कुल लास्ट में मकान है, 2 मकान एक उसके सामने बना हुआ और उन्हीं का मकान है इस साइड में। उस मकान बड़ा सा फाटक था, उसी जगह पे ये खड़ी हुई थी बैक करके। उसमें ही बता रहे थे, उसके जहाँ पड़ोसी थे उनसे हमने पूछा था तो कह रहे थे भाई यहाँ तो रोजाना उतरता है और यहीं उतरेगा, घोष है इसमें। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां अधिकारी और ठेकेदार उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि एआरटीओ कार्यालय के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हो रहा है, जहां 2 नंबर की ईंट का प्रयोग कर रहे हैं। निर्माण कार्य में ठेकेदार 13 करोड़ 50 रुपए के बंदर बाट में अधिकारी और ठेकेदार लगे हुए हैं। जब इस संबंध में एआरटीओ प्रशासन वीएन चौधरी से बात की गई तो बोले कि कमी मिली है, उसमें सुधार के लिए ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं। सीएनडीएस को ठेकेदार से अनुबंध हुआ तो निर्माण कार्य के मानकों का उसकी कॉपी ठेकेदार ने एआरटीओ ऑफिस में नहीं भेजी है। एआरटीओ कार्यालय निर्माण में सरिया की गुणवत्ता खराब मिलने से अपर परिवहन आयुक्त में नाराजगी जाहिर की है। ये एक औचक और रूटीन निरीक्षण है। सबसे पहले जो हमारा 9 भवन का निर्माण हो रहा है मोहम्मदाबाद में, उसको आज देखा गया, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी गई कि जो डीपीआर में बताए कब कितना काम कर लेना है उसका निरीक्षण किया गया, उसकी क्वांटिटी का निरीक्षण किया गया। इसके बाद अपने ऑफिस में आकर के ऑफिस का रूटीन निरीक्षण किया गया है और बाकी अभी एआरटी साहब के साथ बातचीत होगी जो और निर्देश शासन और मुख्यालय के रहते हैं उन संबंध में चर्चा होगी। सर कब तक हो जाएगा ऑफिस का काम में? ये मई 2026 में पूरा होने के लिए उसमें डीपीआर में उन्होंने कमिटमेंट किया है। सर मुख्यालय से काफी दूर चला गया है एआरटी ऑफिस, उसके बारे में क्या कहें? शहर कायदे में तो मुख्यालय के बिल्कुल करीब होना चाहिए। अभी 1.5 साल के लगभग है उसको पूरा होने में, तब तक विकास की कई संभावनाएं बनी रहती हैं। हो सकता है वहां तक आपको बहुत सारी सोसाइटी या आवागमन के साधन आपको 1 साल बाद दिखने लगेंगे। एआरटीओ कार्यालय बन रहा है, इसमें देखा गया ईंट जो है मानक लगाई जा रही है। अभी कल ही हमारे उच्च अधिकारी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और हमारे सहयोगी जो है एआरटीओ प्रवर्तन साहब और स्वयं मैं जो है उसका निरीक्षण करने साइट पर जा करके मोहम्मदाबाद साइट पर जा करके विस्तृत रूप से सारे जो है कार्य का जो है निरीक्षण किया गया और जिसमें ये पाया गया कि जो है सामान्य ढंग से काम ठीक रहा है और जो चिनाई का काम है वो भी काफ़ी साफ सुथरे ढंग से की जा रही है। सीमेंट जो है वो सम्राट की या प्रिज्म की जो ये लगा रहे हैं उसके लिए कहा गया कि वही निर्देशित किया गया कि आप एसीसी सीमेंट लगाइए और सरिया जो लगी है सरिया रुंगटा की सरिया लगी है तो उसको कहा गया कि आप टाटा की सरिया लगाइए। तो उन्होंने जो उनका और जो है कॉन्ट्रैक्टर का जो है जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को दिखाया तो हम लोगों ने सभी ने ये बात रखी कि इस एग्रीमेंट की एक कॉपी जो है वो आरटीओ ऑफिस भी आप भिजवाया करिए। तो उसमें जो है रुंगटा सरिया का जिक्र है, जो 4-5 जो है सरिया का कंपनी का जो निर्धारित वो है उसमें रुंगटा भी एक कंपनी है। तो इस तरह से और जो मोरंग का भी जो है क्वालिटी वो सामान्य ढंग से ठीक पाई गई। किस सरकारी संस्था से काम हो रहा सर? ये सीएनडीएस कंपनी करवा रही है। तो कितनी लागत का है ये? करीब 13.5 करोड़ की लागत का जो है ये मतलब हमारा साथी हो और जो है कंप्लीट ऑफिस जो बन रहा है और जिसमें फिटनेस पिट का भी जो है एक निर्माण होना है।
अगली खबर यूपी के लखनऊ की है। आपको बता दें कि लखनऊ के मोहनलालगंज में जिलाधिकारी के आदेश का पालन नहीं हो रहा। बता दें कि ये मोहनलालगंज की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां बंजर भूमि पर निर्माण के बाद नोटिस जारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो वहीं 7 तारीख को दी गई नोटिस में अब तक कोई कब्जा नहीं हटा है। जिलाधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने पर नोटिस के बाद भी अब तक कब्जा नहीं हटा। अगली खबर रायबरेली से है। आपको बता दें कि रायबरेली में राहुल गांधी का 2 दिवसीय संभावित दौरा है, जहां प्रतिमा अनावरण जगतपुर ब्लॉक में राणा बेनी माधव की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं और महिला संवाद के साथ सदर के बेला भेला व उत्तरपारा में महिलाओं की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही हिमालयार्पण भीरा गोविंदपुरी में वीरा पासी की प्रतिमा पर माल्यार्पण संभावित दौरा है। तो वहीं रेल कोच कारखाना लालगंज भी जा सकते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी का दौरा प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद की अगली खबर है। आपको बता दें कि जनपद शामली में किसानों ने बजाज शुगर मिल और गन्ना समिति पर ताला जड़ने की चेतावनी दी है, जहां थाना भवन किसानों का बकाया भुगतान न मिलने से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को किसानों ने एकजुट होकर थाना भवन चरथावल के निकट स्थित गन्ना समिति का रुख किया, जहां समिति सचिव भास्कर सिंह रघुवंशी से बातचीत की गई। किसानों ने अपनी गन्ना भुगतान की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया और समिति सचिव के असहयोगात्मक रवैये से नाराज होकर मिल व समिति पर ताला लगाने की चेतावनी दे डाली। राहुल नाम है, उसका पेमेंट नहीं गया पर के साल का। ये 20 तारीख का वो चुका था, उसमें अंग्रेज में बोलते हो 20 फरवरी को कहे थे, हमने पूछा दिया। जो मेरे खत्ते में, मेरे बच्चे खत्ते में नहीं गया। मुझे यहाँ 10 बार आली में, अब बस उन्होंने कहा था हाँ कर देंगे, हाँ कर देंगे। कौन कहता है? ये सर बोलते हैं इस कोठे में। ये सर भी बोल रहे हैं, ये बताएंगे। अच्छा जी, और मैं बीमार हूँ, मेरा सिर पे आदमी नहीं है। मेरा मोर माजरा, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं तो आप क्या चाहते हैं? आप मैं तो चाहिए मेरा पेमेंट आना चाहो। इनकी गलती तो जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, मेरा पेमेंट मुझे मिलना चाहो। इनका क्या कहना है? इनका कहना ही है मुझे पेमेंट दे दो मेरा। इनकी गलती तो पेमेंट जा रहा हो लिखत में। सोसाइटी में जो ये लिखा है, कोई हरफ गलत लिखा जा रहा है, उसे सही कोई तो कर सकेंगे अपने को। मुझे किसी और के खाते में? हाँ, किसी और के खाते में जा रहा जी। नो, मैं पता नहीं कहाँ का हो, ये नहीं पता होगा जी। ये है पत्रकार भाइयों, किसानों का पेमेंट नहीं आता टाइम पे। किसान बहुत दुखी है। किसान के बच्चों की फीस नहीं जा रही, किसान के बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रही, ट्यूशन नहीं जा रहा, सब व्यवस्था होगी, सब भंग है मामला। पेमेंट के लिए यहाँ किसान आया था ताकि किसानों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, पढ़ाई कर सके। सब काम रुके हैं, किसान बड़ा दुखी है, आत्महत्या करने के कगार पे है। इसलिए गन्ना समिति के यहाँ पेमेंट लेने के लिए आए थे कि हमारा पेमेंट दिलवा दो। सचिव साहब ने हमें आश्वासन दिया है तो कल तक हम पेमेंट की व्यवस्था कराएंगे, मतलब सलाह करके डीसीओ साहब से, नहीं तो उसके बाद में इस मिल का इंडेंट रोककर दूसरे मिल को आपको गन्ना देने के लिए वो करेंगे प्रयास। 3 दिन पूर्व डीसीओ साहब से मिले थे किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल। उसके बाद कैन प्रबंधक थाना भवन शुगर मिल पे मीटिंग हुई। उसके पश्चात आज यहाँ गन्ना समिति के सचिव से मिले। सचिव ने आश्वासन दिया आज डीसीओ साहब से 3 बजे मीटिंग है। उसके बारे में हम उनसे डीसीओ साहब से बात करने के बाद आगे की जो रणनीति तय होगी। एक तो हमने किसानों ने चेतावनी दी थी कल से न तो कोई इंडेंट जारी होना था, और इसके बाद भी कोई पेमेंट की अगर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलते, मिल की चैन पे भी धरना दिया जाएगा, उसे भी बंद कराया जाएगा, और जितने भी सेंटर और गेट है उसे भी पूर्ण रूप से बंद कराया जाएगा, और समिति पे तालाबंदी कराया जाएगा। अब बात करेंगे मुरादाबाद की। आपको बता दें कि मुरादाबाद के बिलारी में सरकारी बाग के फलों की नीलामी में अधिकारियों ने शासन का आदेश सुनने से के बाद भी नीलामी नहीं की। वहीं शासन की अनुमानित रकम से अधिक बोली पर भी नहीं हुई बाग की नीलामी, जहां समिति के अध्यक्ष से नीलामी निरस्त का कारण पूछने पर समिति के अध्यक्ष हाथ जोड़ती हुई बोली कि जिलाधिकारी से ही पूछ लो। आपको बता दें कि बिलारी तहसील में नीलामी में पहुंचे व्यापारी 14 व्यापारियों ने 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बनवाकर नीलामी में भाग लिया था। सरकार की गाइडलाइंस बताते हुए कहा कि 16,95,000 से अधिक जो बोली लगाएगा वही आम की फसल उसी व्यापारी की होगी। नीलामी शुरू होने से पहले अधिकारियों ने व्यापारियों के सामने घंटे तक शर्तें रखी गई और लिखित आदेश दिखाकर
अधिकारी व्यापारियों के मन की बात टटोलते रहे। बैठक में समिति की अध्यक्ष बनी पूजा, उद्यान विभाग के अधिकारी बैजनाथ सिंह एवं समिति के अन्य अधिकारी और लखनऊ से आए अधिकारी समिति व्यापारियों को गुमराह करते रहे। व्यापारियों के सामने रखी गई शर्तों पर व्यापारी नीलामी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अधिकारी दूर दराज से आए व्यापारियों को गुमराह करते रहे और आखिर में नीलामी को निरस्त कर दिया। बोली में भाग लेने के लिए आया था। 1 लाख रुपए का इन्होंने डीडी रखा था। अब मानक अनुसार इनकी बोली जो थी 16,96,300 रुपये थी, जिसमें हमने 17,05,000 रुपये तक बोल दिए। उसके बाद में एक साहब ने 17,50,000 रुपये बोल दिए। इन्होंने लेकिन बोली निरस्त कर रही। राजकीय उद्यान विभाग की बाग की नीलामी थी, उसके उद्देश्य से आए थे। क्या हुआ? बाग की नीलामी इन्होंने बताई 16 लाख कुछ रुपए से शुरू थी और मानक अनुसार पहली बोली जो है 17 लाख की लगाई गई, 17,100,000 रुपये की। उसके बाद जो है 17.5 लाख तक पहुंच गई, पर इनकी अपनी मनमानी के हिसाब से ये बाग ने छोड़ना नहीं चाह रहे। कारण पूछा? कारण कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। क्या मानना है इसके लिए आप? इसके मान तो विभाग ही इसका दोषी है जी। इन्होंने क्या किया इसे बोली? निरस्त करना चाह रहे हैं ये। अच्छा, आप कितने लोग आए हुए थे? 14 लोग हैं जी। कितने रुपए के ड्राफ्ट लगे थे? 1 लाख रुपए के। आप लोग जो बैंक में वापसी करोगे तो आपको कितने रुपए वापस? लगभग 500-700 रुपये कटेंगे। और कितने लोगों के हिसाब से? 14 से 500-700 से मतलब 600 रुपये से कर लो जी। 14 मतलब जो 672 रुपये बनने में कटे। हाँ, तो क्या मान रहे हैं आप इसमें? तो इसमें तो साहब मतलब आने में जाने में जो खर्चा हुआ है और बाकी जो ड्राफ्ट का खर्चा है, कायदे में तो विभाग वहन करे उसे। अगर निरस्त कर रहे हैं जी अपनी तरफ से तो विभाग वहन करे उसे। तो आप लोग की कमी की वजह से निरस्त हो रहा है या विभाग की कमी की वजह से? पहले शर्त रखी थी आपके सामने, पहले भी पिछले साल या आपकी बात? जी। शर्त में क्या बताया था पहले? शर्त में इन्होंने कुछ नहीं बताया ऐसा। तो मतलब बोली के विषय में यही बताया कि जो ज़्यादा मतलब 17,000 से जो भी मतलब 17 लाख से जो भी ज़्यादा बोलेगा उसके नाम नीलामी हो जाएगी। अगले जेट में आज बाग की नीलामी होनी थी उद्यान विभाग द्वारा, और यहाँ पर DHO महोदय और ये लखनऊ से बीजू अधिकारी आए हुए हैं। तो इन्होंने नीलामी की तमाम शर्तें बताई और उसमें ये कहा गया कि हमारा जो मानक है वो 17 लाख से नीचे का नहीं है। अगर 16,95,000 है, बोले इससे ऊपर बोली होगी तभी हम छोड़ेंगे इसे। ये सारी शर्तें बताने के बावजूद तमाम बोलीदाताओं ने अपनी बोली लगाई, जिसमें मैंने ही बोली लगाई है, और वो 17,05,000 पे बोली पहुंच गई और 500 पर। और उसके बाद ही अधिकारी अपनी मनमानी करने के अनुसार जो है उस बोली को निरस्त करना चाह रहे हैं। आप कितने लोग आए थे यहाँ पर आज? 14 लोग। अच्छा, कितने रुपए के ड्राफ्ट लगे थे? 1 लाख रुपए के ड्राफ्ट जमा है हमारे। अच्छा, कितने समय से बैठे हो आप लोग यहाँ पर? हम 10:30 से बैठे हैं। अच्छा, तो इसका आप क्या मानते हैं? आप क्या हो रहा है? नहीं, ये तो सरकार की नीतियों का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पे मनमानी की जा रही है। जब जनता यहाँ से बैठी है, लोग यहाँ लेने आए हैं बाग यहाँ, तो उनका काम क्यों करेगा? अधिकारियों का क्या कहना था? जी, अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे मानक से नीचे जा रहा है, जबकि शुरू में ये बताया गया कि सरकार का जो मानक है 16,95,000 है, उससे ऊपर होगी तो हम बोली छोड़ेंगे, उससे नीचे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बोलीदाताओं ने उससे ऊपर बोली लगाई है और फिर भी उसके बाद में नीलामी निरस्त करने की। तो आप क्या मांग करते हैं इसके? हम भी मांग करें बोली निरस्त नहीं की जाए और जो आखिरी बोलीदाता है उसके नाम बोली छोड़ी जाए। ड्राफ्ट जमा कराया हमने और इनका मानक जो था ड्राफ्ट जमा किया था, ये उद्यान विभाग बाग है सरकारी आम का, उसका ड्राफ्ट जमा कराया। नीलामी हुई है, नीलामी निरस्त कर दी उन्होंने। इनके बोले मानक अनुसार पैसे नहीं आने के अनुसार, जबकि मानक अनुसार इनका ये 16,95 का था और 17,55 का पहुंच गया बाग, यानी कि 17,55,000 रुपये पहुंच गया। 10,500 ऊपर प्लस होने के बाद में भी निरस्त कर दिया। कारण कोई अपना बता रहे हैं कि प्लस होना चाहिए, इनकी मनमानी के हिसाब से ये प्लस होना चाहिए। पिछली बार लगभग भी 18 के आसपास बिका था। हाँ, सरकारी खाते में पैसा जमा होता है। ये तो 2-3 दिन का टाइम में जमा करा लेते हैं लगभग। हाँ, बिल्कुल होती है। कभी कभी ये होता है कि बहुत कुछ निकल जाता है, कभी कभी क्या होता है बरसात ओला आया था, आंधी आ गई, बिल्कुल। आज आप लोग कितने लोग आए होंगे बोली लगाने? लगभग हम 14 से 15 लोग हैं। अच्छा, तो आप लोग के हिसाब से ये बोली ही मान्य होनी चाहिए। हाँ, मानक अनुसार इनके रेट हो गए, पहुंच गए, इनके अनुसार रेट प्लस हो गए तो बोली छूट जानी चाहिए। कितने रुपए के ड्राफ्ट लगे थे? 1 लाख रुपए के। अब वो पैसा पूरा मिलेगा आपको वापस? हाँ, 1 लाख तो मिलेगा, प्लस जो 500 रुपये खर्चा बैंक से आया है वो माइनस हो जाएगा। वो कौन ओढ़ेगा? वो लोग पब्लिक ही ओढ़ेगी। तो मुरादाबाद जनपद की तहसील भिलाई क्षेत्र में तहसील भिलाई क्षेत्र के राजकीय उद्यान केंद्र पर, यहाँ ये राजकीय उद्यान केंद्र का बाग है
और जिसकी यहाँ पर जैसे कि प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ पर होता चला आया है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये उद्यान राजकीय सरकारी उद्यान विभाग का बाग है, ये आम का बाग है। इसमें हर वर्ष की भांति इनके फलों की नीलामी होती है और इन फलों की नीलामी के लिए यहाँ से दूर दराज से कारोबारी आते हैं, आम के कारोबारी आते हैं, जो यहाँ पर बोली लगाई जाती है सरकारी बोली के अनुसार। यहाँ पर लोग आए हुए हैं और कुछ लखनऊ से भी अधिकारी आए हुए हैं और यहाँ अन्य विभाग के लोग भी बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ बोली के लिए नामित किए गए थे। सरकारी बोली के अनुसार यहाँ पर 16,95,000 कुछ रुपये की बोली सरकारी मानक के अनुसार एक नामित की गई थी, जो यहाँ पर आते ही अधिकारियों ने शर्तों के अनुसार बताया था। जो यहाँ पर अन्य लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने बोली अनुसार यहाँ की जो बोली उठी, वो बोली की फाइनल कीमत 17,05,500 रुपये पहुँची, जबकि सरकारी मानक के अनुसार 16,95,000 कुछ रुपये यहाँ पर पहले ही अधिकारियों ने निश्चित करी थी कि इससे ऊपर की जो भी बोली होगी। उस बात पर यहाँ पर कुछ विवाद भी हुआ था कि कुछ लोगों ने 8 लाख, कुछ 3 लाख ऐसे बोल रहे थे, लेकिन यहाँ अधिकारियों ने साफ साफ बोल दिया कि 17 लाख रुपए की ऊपर की बोली ही यहाँ पर केवल मानक में मान्य होगी, अन्यथा कोई बोली यहाँ पर बोली ही नहीं जाएगी। उसी क्रम में बात की जाए तो यहाँ पर आज ये लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर लोगों में, किसानों में और व्यापारियों में काफ़ी रोष भी है इस बात को लेकर कि आखिर जब 17,05,500 रुपये की बोली हमारे द्वारा लगाई गई तो ये फसल क्यों नहीं छूट रही। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये फसल और नीलामी पहले से ही देर की जा चुकी है, उसमें देरी हो चुकी है, जिससे काफ़ी फल को नुकसान हो रहा है और फसल को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बात की जाए तो लखनऊ के अधिकारी आए हुए हैं और कुछ अन्य अधिकारी भी हैं, वो कुछ भी बोलने को बिल्कुल साफ इनकार कर रहे हैं कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो किसान और यहाँ पे कारोबारी आए हुए हैं, उनका ये कहना, पहले ही ड्राफ्ट बनवाने में हमने 700 रुपये खर्च किए, अब हम जब उसे तोड़वाएंगे तो फिर हमारे 500 रुपये खर्च होंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर 1200 रुपये का नुकसान प्रत्येक व्यापारी को हो रहा है, जबकि वो इस बोली का बहिष्कार भी कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये सरकारी विभाग की एक बड़ी मनमर्जी है और बड़ी नाकामयाबी है कि यहाँ पर किसानों को बुलाकर और ये बोली नहीं लगाई जा रही है और इसको स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ पर सभी व्यापारियों में काफ़ी रोष है। अब देखना ये है, क्या ये बोली जो सरकारी मानक से ऊपर थी वो मानी जाएगी या ये लोग यूँ ही निराश होकर जाएंगे और इस बार इस बाग की फसल सही रह पाएगी या नहीं, ये भी अब आगे देखने वाली बात है। और जब आज 17,05,500 रुपये की बोली लगाई जा रही थी, क्या ये बोली अगली बार इससे ऊपर जाएगी या और नीचे गिरेगी? राजस्व को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार ये कारोबारी होंगे या देखने की बात ये है। सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद। अगली खबर बस्ती से है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विश्व हिंदू महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश में संत रविदास जयंती मनाई गई। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती मनाई गई। अस्पताल चौराहे से अमहाट घाट तक शोभा यात्रा निकाली गई। इस भाव शोभा यात्रा में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता करिश्मा हाडा, ब्रांड अम्बेडकर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी। जैसा कि संत रविदास जी की जयंती का महोत्सव बहुत अच्छे से धूमधाम से बस्ती के अंदर मनाया गया और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय भिखारी प्रजापति जी का, अखिलेश सिंह जी का, जिन्होंने मुझे इतनी पावन धरा पर यहाँ पे बुला के सबसे पहले यहाँ से लोगों से जो रूबरू कराया है, उनको हमने यही मैसेज दिया कि जो जात पात का खेल है और धर्म का जो खेल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। वो ख़त्म हो चुका है और जहाँ कहीं वो बचा है वो भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। और हमने जागरूकता फैलाने की कोशिश की है कि जो हमारा सनातन धर्म, जो शुरू से संस्कृति हमारी चलती आई है, वही आगे कायम रहेगी। सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही रहेगा। देखिए, ऐसे इतिहास गवाह रहा है। योद्धा तो महाराणा प्रताप भी थे, पृथ्वीराज चौहान भी थे और भी योद्धा रहे हैं। और उन योद्धाओं में जिन्होंने शस्त्र उठाए वो महाराणा प्रताप रहे, जिन्होंने कलम उठाई और स्पिरिचुअलिटी उठाई वो संत रविदास जी रहे। तो अपने अपने तरीके से इन लोगों ने पहले भी, अगर गलत घुसपैठिए घुसे हैं तो कोई बर्दाश्त करेगा नहीं, पर अगर सही तरीके से आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो
कि भाई हम सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है और चीज़ों में आप तरीके से रहते हो। तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे लीडर्स हैं, तो उनको पता है कि किसको यहाँ रखना है, किसको नहीं रखना है। बिल्कुल करते हैं। ऐसे लोग जो है वो दीमक होते हैं, दीमक बन के और चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर दीमक के लिए एंटीवायरस भी चीज़ें आती हैं जो ऐसे दीमक को उपजने ही नहीं देती। आज इतने मिले हैं, कल और भी मिलेंगे और धीरे धीरे करके ये संख्या एक दिन मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगी और चीज़ों में और हमारे राष्ट्र में एक सौहार्दता आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश पर विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश संपूर्ण उत्तर प्रदेश में संत रविदास जयंती 12 फरवरी से 18 फरवरी तक बृहद हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए मना रहे हैं। आज हम अपने जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के आमंत्रण पर यहाँ पर आए हुए हैं। योगी जी महाराज जी का जैसा कहना कि न बटेंगे न कटेंगे, इसी बात को विश्व हिंदू महासंघ कहता है कि न बटेंगे न कटेंगे, सनातनी हैं सनातनी रहेंगे। बृहद हिंदू समाज को एकजुट करने का जो अभियान गोरक्ष पीठ के राष्ट्र संत अवैधनाथ जी महाराज जी ने एक बार खिचड़ी सहभोज के द्वारा चलाया था, हम उसी कार्यक्रम को लेकर के चल रहे हैं और इससे संपूर्ण हिंदू समाज को जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, तगड़ा पिछड़ा, दीन दलित जैसे दुर्भाव से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश हमारे देश का ही हिस्सा रहा सन 1947 से पहले। ढाका की मलमल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, यह वहाँ का जो शासन है, हिंदू विरोधी सरकार है। भारत प्रयास कर रहा है कि हिंदुओं के ऊपर जो मार काट अत्याचार हो रहा है, इसे हम बंद करें, यह दौर थमे। इस दौर के थमने के बाद बृहद हिंदू समाज एकजुट होगा, सनातन धर्म की जय जयकार होगी। थोड़ा समय लगेगा और हम अपने सनातन धर्म को शक्तिशाली बनाएंगे। अब बात करेंगे यूपी के मथुरा की। आपको बता दें कि मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है और यह वीडियो गोवर्धन में आयोजित हो रहे शिलान्यास व सम्मान समारोह के कार्यक्रम का है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सहित बीजेपी के तमाम नेता शामिल हैं। बता दें कि वायरल वीडियो 16 फरवरी का है, जब गोवर्धन क्षेत्र में करोड़ रुपए की लागत से सड़क व अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह द्वारा किया जाना था। इस कार्यक्रम में भीड़ को जुटाने के लिए एक मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, लेकिन जब लोगों को पता चला कि वहां पर डांसर ठुमके लगा रहे हैं तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसी बीच किसी के द्वारा यह वीडियो बना लिया गया, जो कि मंगलवार की देर शाम सोशल मीडिया पर छा गया और तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो पर भी लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मथुरा के नेतृत्व में 16 फरवरी 2025 को एक शिलान्यास कार्यक्रम ग्राम पंचायत राल में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 11 साल से सत्ता में कब्जे पर हैं, सत्ता का कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने, जो अपने आप को लोकप्रिय सरकार बताते हैं, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए किसान इंटर कॉलेज राल में उन्होंने एक अश्लील डांस का आयोजन किया गया और इस पर कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने देखा है और हम सब लोग देख रहे हैं, पूरे देशवासी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से कोई भी आदमी प्रेम नहीं करता है। उनको डांसर बुला करके और ब्रज जैसी पावन धरती पर, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की धरती है, यहाँ पर रंगमंच रासलीलाएँ होती है, इन सबको बदनाम करने के लिए अश्लील डांस कराए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासक वर्ग के लोगों के द्वारा, भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को। जब भारतीय जनता पार्टी इतना ही अच्छा काम करती है, जब भारतीय जनता पार्टी इतना ही जनहित में काम करती है, तो उनको डांसर क्यों बुलाने पड़ रहे हैं मंचों पर और इस तरीके से अश्लील बुरी नीयत से इस तरीके के डांस आयोजित करके ब्रज संस्कृति को इन लोगों ने धूमिल करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को ब्रज के लोग, मथुरा के लोग, हमारे गांव के अंचल के लोग, ब्रज संस्कृति के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम इसकी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जानी जाती है। वो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भीड़ जुटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके द्वारा जो अश्लील डांस की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, इसकी हम निंदा करते हैं। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। आपको बता दें कि हरदोई में शोभा यात्रा निकालकर ग्रामीण थाने पहुंचे और थाने के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए।
बता दें कि मंदिर की मूर्तियां चोरी हुई थी, तो वहीं पुलिस ने मूर्तियां सकुशल बरामद करके ग्रामीणों को खुशी दी है। इसी को लेकर पुलिस के सकुशल नेतृत्व को लेकर ग्रामीणों ने शोभा यात्रा निकाली। पूरा मामला हरदोई की बरोलिया ग्राम सभा का है। स्थित मंदिर पर से लगभग 100 वर्ष से अधिक साल पुरानी मूर्तियां चोरी हुई थी 10 तारीख को, जो आज हरदोई के कप्तान साहब ने पकड़ चोरों को बरामद करके मूर्तियां यहां दी गई थी। तो पूरे नगर में बरौलिया से यहां तक सांडी थाने तक शोभा यात्रा निकाली गई और इसमें बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के लोगों ने प्रतिभाग किया। उनके अंदर एक अच्छा उत्साह है और अब चोरों के अंदर एक भय भी होगा कि आज भाजपा सरकार में गुंडों का डरेंगे गुंडे सब चोरी वोरी करने से। और हम लोगों को बहुत क्षेत्रवासियों को खुशी है कि हरदोई में कप्तान साहब ने इतना अच्छा एक नेक कार्य किया है। मैं बहुत बहुत कप्तान साहब का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अगली खबर यूपी के संभल से। आपको बता दें कि संभल में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संभल में मुसलमानों के पलायन को लेकर किए गए ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा है कि ओवैसी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं और दंगाइयों के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। अब बात करेंगे रायबरेली की। आपको बता दें कि रायबरेली में भू माफिया द्वारा मंदिर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं पीड़ित शैलेंद्र शुक्ला ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा से शिकायत की है, जहां कार्रवाई न होने पर आज पीड़ित ने जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से शिकायत की। तो वहीं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने जांच के आदेश दिए। सदर कोतवाली क्षेत्र के रायपुर की पूरी घटना यह बताई जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और शैलेंद्र शुक्ला जी, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं और आप किस बात को लेकर डीएम साहब के यहाँ शिकायत कर रहे हैं? मेरा नाम शैलेंद्र शुक्ला एडवोकेट है और मैं रायपुर में रहता हूँ, थाना कोतवाली नगर, परगना तहसील सदर, जिला रायबरेली से। मैं यहाँ पे डीएम साहब को आज प्रार्थना पत्र शिकायती देने आया था कि हमारे घर के पीछे एक मंदिर है जो कि 300-400 साल पुराना मंदिर है और उसमें एक लोग रह रहे हैं जो कि परिवार सहित रह रहे हैं और अवैध कब्जा करते चले जा रहे हैं। कमरे बनाते और अपना परिवार पूरा लेकर के और अपने लड़के बच्चों को परिवार पूरा लेकर के उसमें रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जो कि यहाँ के निवासी नहीं है, दुसौती के रहने वाले हैं। वहाँ पे उनकी खेती की ज़मीन है और उनका मकान है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सार्वजनिक चीज़ है, सुरक्षित भूमि जो रिकॉर्ड में देवस्थान अंकित है और पूजा पाठ के लिए है वो, लेकिन उनके द्वारा गलत तरीके से केवल अपना जो है स्वयं का कब्जा करते हुए और उस पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है और समरसेबल वगैरह आदि लगाया जा रहा है, जिससे कि सरकारी संपत्ति की क्षति हो रही है। मैं ये एप्लीकेशन देने आया हूँ कि अवैध निर्माण कार्य को रुकवाते हुए और सरकारी संपत्ति की क्षति न हो और उसको पुरातत्व विभाग को देते हुए उसका जीर्णोद्धार कराया जाए और ये जो अवैध तरीके से निर्माण है उसको रुकवाते हुए गलत आदमी के हाथों में जाए और उसका बेदखल किया जाए उसमें। इसकी शिकायत अभी तक आपने कहाँ की और क्या क्या कार्रवाई हुई प्रशासन द्वारा? इसकी शिकायत हमने थाना कोतवाली नगर में भी की है और एसडीएम साहब को भी दिया है और ईओ शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को भी दिया है और अध्यक्ष नगर पालिका परिषद को भी दिया है। सारी जगह हमने शिकायत की और उसके बाद आज हमने डीएम साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया है। क्या लग रहा है कि योगी सरकार में भी मंदिर, क्योंकि योगी सरकार मंदिर के लिए बहुत काम कर रही है, अगर मंदिर की ज़मीन कब्जा कर रही है तो इस सरकार का क्या मतलब है? आपको क्या लग रहा है इसके बारे? योगी सरकार में कई लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि महाराज जी के होते हुए भी उनको डर नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं है, जबकि सरकार ने पूरी मंशा से सही काम कर रही है और जो अवैध निर्माण है या अवैध किसी के हाथ में ज़मीन है उसको बाकायदे सरकारी ज़मीनों को खाली करा रही, सुरक्षित ज़मीनों को सुरक्षित करवा रही। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो कि दबंग और सारंग हैं, वो ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं और सरकारी और सुरक्षित भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार में लगातार मंदिर की ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह सख्त नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि अधिवक्ता द्वारा कई बार शिकायत होने के बाद भी अभी तक जिला प्रशासन द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। अब देखते हैं खबर चलने के बाद क्या जिला प्रशासन हरकत में आता है, अन्यथा यही मंदिर की ज़मीन लोग भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जाता है। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। अगली खबर यूपी के संभल से है। आपको बता दें कि संभल में आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बड़ा बयान दिया है, जहां अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि वे सनातन विरोधियों की गैंग के सदस्य हो गए हैं। सनातन को जो गाली देता है वह अखिलेश जी का मित्र बन जाता है और यह भी कहा कि महाकुंभ में छोटी छोटी कमियां देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं, जिस महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं
उसी महाकुंभ में गोता लगा रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। देखिए, अखिलेश यादव जी आजकल सनातन विरोधियों के गैंग के सदस्य हो गए हैं। सनातन को जो गाली देता है वो अखिलेश जी का मित्र बन जाता है। नरेंद्र मोदी जी सनातन के ध्वजवाहक हैं। योगी आदित्यनाथ जी सनातन के उगते हुए सूर्य हैं। जो योगी जी का साथ देगा अखिलेश यादव उसे गाली देंगे, जो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेगा अखिलेश यादव जी उसे बदनाम करेंगे। तो अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, इनका तो एक फैशन बन गया है। ये सुबह उठते हैं बिना मुंह धोए मोदी को गाली देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही महाकुंभ में छोटी छोटी कमियां देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं, और जिस महाकुंभ को बदनाम कर रहे हैं उस महाकुंभ में गोता लगा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, डोले दिखा रहे हैं, अपने डोले भी दिखा रहे हैं नहाते हुए। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। आपको बता दें कि हरदोई में भीषण सड़क हादसा हो गया। वहीं हादसे में 3 की मौत हो गई, 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 की मौत हो गई। जहां शादी समारोह में शामिल होने बाइक सवार जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई के माणीमऊ गांव के पास का यह मामला बताया जा रहा है। 18 फरवरी 2025 को डायल 112 के माध्यम से थाना सांडी पर एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई। दुर्घटना कटरा बिल्हौर मार्ग पर मणीमऊ ग्राम के पास हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल के टक्कर होने की बात प्रकाश में आ रही है। दुर्घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा 1 व्यक्ति घायल था। घायल को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल लाया गया है। प्रकरण में अज्ञात वाहन की पहचान की जा रही है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर भारत नेपाल सीमा की रुपईडीहा से है, जहां रुपईडीहा के आईसीपी चेक पोस्ट पर इंटर रिलेशन का जेंडर एंड मेंटल हेल्थ वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन आईसीपी के मैनेजर सुधीश शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम नानपारा अंजनी यादव रहीं। विशिष्ट अतिथि चेयरमैन रुपईडीहा डॉक्टर उमाशंकर वैश्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रोग्राम मैनेजर आरोहिणी, स्टडी हॉल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश की प्रियंका सक्सेना एवं स्वर्णिमा लखनऊ पुलिस की काउंसिलर ने उक्त मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रियंका सक्सेना ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से हर घंटे 51 अपराध महिलाओं के दर्ज किए जाते हैं। हर 16 मिनट में बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है। अगली खबर यूपी के मेरठ से है। आपको बता दें कि यूपी के मेरठ डीएम ने महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, जहां मरीज को सही खाना व शौचालय की सही सुविधा नहीं मिल रही है। जहां मौके पर मेरठ डीएम ने गंदगी पर नाराजगी जताई और कार्रवाई के आदेश दिए। वार्ड रूम है, इन सबको मैंने देखा और किचन को भी देखा। ओवरऑल व्यवस्था ठीक है। ऐसा लगता है कि जो है व्यवस्था ठीक है और कुछ कमियां हैं, जैसे साफ सफाई की कमी टॉयलेट्स में देखी गई। पूरी किचन में मैंने सलाह दिया इन लोगों की, जो लोगों को फूड दिया जाए, जो भी पेशेंट हैं उनको दाल है या सब्जी है उसको बदल के दिया जाए, क्वांटिटी में कोई कमी न रहे। और जो दाल है और मिल्क है वो अच्छे क्वालिटी का दिया जाए ताकि लोग पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। और बाकी पेशेंट्स को दवाइयाँ जो है सुचारू रूप से मिल रही। कोई भी पेशेंट ने हमें क्लेम नहीं किया कि दवाई बाहर से खरीदनी पड़ी। ये अच्छा एक बढ़िया बात है, जो कि दवाई यदि पेशेंट को सब इन हाउस हमारे हॉस्पिटल में दवाई मिल रही है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सरकार का भी यही आदेश और मैंडेट है कि सभी पेशेंट को सरकारी दवाई उपलब्ध कराई जाए। इसके दिशा में यहाँ काम हो रहा है। और बाकी व्यवस्थाएं यहाँ की ठीक है। कुछ जगह पे कुछ मरीजों को दिक्कत थी, वहाँ पे उनको डॉक्टर से मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को कहा और उन्होंने सॉर्ट आउट करा दिया। आगे भी ध्यान रखें कि जो मरीज हैं उनके साथ ठीक व्यवहार हो। उनको यदि उनकी कोई दिक्कतें हैं तो उनको समझ लिया जाए, उनको समझा दिया जाए ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। और जो हमारे बच्चे हैं, न्यूनेटल चाइल्ड हैं, जो मेल नूरिश चाइल्ड है, सेम चाइल्ड हैं या मैम चाइल्ड है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए हमने इनसे कहा है कि सीएमओ और सीएससी के इंचार्ज, पीएससी के इंचार्ज और
अगली खबर मध्य प्रदेश की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है, जहां महिला एवं बाल विकास विभाग सहित खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधीनस्थ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग सहित खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए बताया कि आगामी समय में गेहूं उपार्जन के पंजीयन केंद्रों पर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। वहीं प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ग्वालियर एवं चंबल संभाग के विभागीय अधिकारियों को आंगनबाड़ी पर संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही को मिले, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र समय पर खुलने के निर्देश दिए। इस मौके पर आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारूकी, वली आयुक्त खाद्य विभाग कर्मवीर रानी, कॉरपोरेशन एमडी अनुराग वर्मा सहित ग्वालियर एवं चंबल संभाग के कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक थी, वो उपार्जन जो गेहूं का आगामी समय में होना है उसकी तैयारियों की समीक्षा थी और कलेक्टर्स के साथ हमने इस बात का असेसमेंट किया कि सेंटर्स की स्थिति क्या है, किसानों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति क्या है और किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो उपार्जन के समय में। और महिला बाल विकास विभाग की जो समीक्षा थी उसमें फोकस इस बात पे था कि जो हितग्राही मूलक जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसे चल रहा है और ख़ास तौर पर आंगनवाड़ी की संचालन जो है वो व्यवस्थित रूप से कैसे किया जाए, इसके बारे में बात हुई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।